बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है वो टल भी सकती है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जल्दी के अंदर जो मियां शहबाज शरीफ भी वापस गए हैं उसका कतई तौर पे ये मकसद नहीं है, या कतई तौर पे ये ऐलान नहीं किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली की गई है। कोई तब्दीली नहीं हुई, वो मुकर्ररा वक्त पे पाकिस्तान वापस आएंगे। और साथ ही साथ ये भी बात कर दी कि पाकिस्तान वापस आने पर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात की कैंपेन जो है उसको लीड करेंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसे चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी कहा है कि इस वक्त जो बयानबाजी है मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मुलाकात की कहानियां मंजर आम पे आ रही हैं, लेकिन इस सारे मंजरनामे में किस पार्टी की कितनी हैसियत इस वक्त है और किस पार्टी की इलेक्शन कैंपेन किस हद तक मजबूत है, इलेक्शन कैंपेन के एवज उन्हें उसके नताइज क्या दिखाई देते हैं, पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा किस हद तक बेहतरी की तरफ गामजन है और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें किस हद तक सदाकत है, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी के प्लान में कोई तब्दीली हुई है या प्लान वही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासिर साहब, मियाँ साहब आ जाएँ या मियाँ साहब ना आएँ, इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो उन्होंने अपने साथ डॉलर लेके आने हैं, ना उन्होंने अपने साथ सस्ता तेल लेके आना है, ना उन्होंने इस पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की तब्दीली के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, ना उन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बड़ी सरमायाकारी या ऐसे बड़े कोई खिदमत करनी है कि जिसके आते ही कौम की तकदीर बदल जाएगी। उनके सके भाई जो उनसे हर मुशावरत करके इस पाकिस्तान के अंदर 1.5 साल हुकूमत करते रहे हैं, और उनकी 1.5 साल की हुकूमत में इस मुल्क का क्या हाल हो गया था, क्या सूरत हाल पैदा हो गई थी, और बड़े भाई के पास कौन सा इल्म नजूम का ऐसा नुस्खा है कि जिसके उनके आते ही इस पाकिस्तान में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। पहली बात तो ये है। मुझे नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ यही मसला रह गया है कि मियाँ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मियाँ साहब नहीं थे तो क्या पाकिस्तान कहीं चला गया था? मियाँ साहब आ जाएंगे तो क्या पाकिस्तान तरक्की कर लेगा या कभी तरक्की की थी? ये भी ज़रा गौर कर लीजिएगा, ज़रा निकाल के देख लीजिएगा हिस्ट्री को। ये कहते हैं जो इतने साल पहले, और भाई आपसे पहले तो उससे भी ज़्यादा सस्ती चीज़ें थी, उससे पहले उससे भी ज़्यादा सस्ती चीज़ें थी, उससे भी पहले उससे ज़्यादा सस्ती चीज़ें थी। लेकिन आपने जब 1.5 साल की हुकूमत ली, फिर आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला? आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या खेल खेला? आपने अपने मुकदमात के खात्मे के अलावा क्या किया? इसलिए मुझे नहीं समझ आती। आपको भी बार बार एक ही चीज़ याद आती है, मियाँ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन यार मियाँ साहब ने आना है इस शर्त पे। वो कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, हम आए हैं तो इसलिए मुल्क डिफॉल्ट करने से बचा है। अब मुल्क को नहीं, मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं। मुल्क डिफॉल्ट करने से बच गया, लेकिन 25 करोड़ अवाम डिफॉल्ट कर गई है। मुल्क बच गया, कोई शक नहीं है, लेकिन अवाम डिफॉल्ट कर गई है। आप डिफॉल्ट नहीं किया आपने। है आपके पास इतने पैसे? आम आदमी के पास है इतने पैसे? क्या आप लंदन 5 स्टार होटल में भी ठहरे, आप लंदन चले जाएं, जाके जनाब 1 घंटे के पीरियड पे आप फौरी तौर पे चले जाएं। ये जितने चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं मेरे सहाफ़ी भाइयों समेत जो वहाँ पे गए हुए हैं, ये बाकी लोग सारे जो हैं, ज़रा इनको ये तो पूछें क्या कभी जितने पैसे इन्होंने टिकटों पर या बाकी मामलों पे लगाए हैं, कितने गरीबों की मदद की है, कितने घरों में राशन बचाया है, कितने बेरोज़गारों को रोज़गार दिया है, कितने इस पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। बात यह है यासर साहब, मियाँ साहब को आ जाना चाहिए। मियाँ साहब अब इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको वहाँ ख़बर दे रहा हूँ। खबर यह है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि जनाब मुझे वो सारी क्लीनेस मिले, वो सारी चीज़ें मिले, और मेरे जलसे में उतने ही लोग हों जितने लोग साबका हुकूमत के जलसों में होते थे। अब उसके लिए पहले 7-8 जलसे रखे गए हैं। जनाब फ़लाँ हल्के में, फ़लाँ हल्के में, फ़लाँ हल्के में मोमेंटन बनाते हैं कि जनाब जलसे होंगे। पहले तो ये कहते थे कि मियाँ साहब के आने की इतला, यही कहते थे ना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, बाकी सारे, कि जनाब मियाँ साहब के पाकिस्तान आने की खुशी में अवाम तो पागल हो गई है, अवाम तो भूख से पागल हो गई है, अवाम तो बेरोज़गारी से पागल हो गई है जो आप दे के गए थे।
आवाम तो पागल हो गई है आपके किए हुए उन कामों से जिससे इंडस्ट्री बंद हो गई थी। तो यार ये अब आवाम इतनी पागल हो गई थी, इतनी खुशी थी, तो फिर क्यों जलसे जुलूस करने लगे हैं? मियाँ साहब ने कहा पहले जाएं, जाके जनाब पूरा एक सिस्टम बनाएं, पूरे एक मूवमेंट बनाएं, लोगों को बताएं मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद ये ना हो कि मैं आऊँ तो फिर मैं यही देखता रह जाऊँ कि ग्राउंड में आधी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। ये इन्होंने दावा किया कि 1 लाख कुर्सी, चलें जिस दिन जलसा होगा ना मैं बिल भी पेश करूँगा कितनी कुर्सियाँ लगती हैं। आज तक मीनारे पाकिस्तान के उस ग्राउंड में 1 लाख कुर्सी लग ही नहीं सकती, और लाहौर के किसी वेंडर के पास 1 लाख कुर्सी नहीं है। 4-5 वेंडर कर लेंगे। और यार 16 वेंडर कर लें यार, ये 50 वेंडर कर रहे हैं। आपने तो अपने दिल की बात ही कहनी है ना। आपने फिर मुझे कहते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है, पता नहीं क्यों आप कभी कभी, मुझे पता है आप उनके नहीं हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, न्यूट्रल आदमी है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन बात फिर वही आती है यासर साहब, हमारा क्या है, हमको कोई झड़क के चला जाए, हमने तो सरे तस्लीम कम करना है। नहीं सबका यही हाल है, लेकिन घबराए ना, इतने भी सरे। मियाँ साहब के नाम एक और क्रेडिट हो गया ना, क्या उन्होंने अपोजिशन भी राम कर ली है। साबिक अपोजिशन लीडर नून लीग में शामिल हो गए। उन्होंने एक वीडियो जारी की है कि मैं फैसलाबाद इंटरचेंज, कमालपुर इंटरचेंज पे पहुंच रहा हूँ, आप सारे लोग उधर पहुंचे। अच्छा गए हैं, पहुंचे हैं लोग उधर। जब लोग उधर पहुंचे हैं ना तो वो बड़ी मुश्किल से 3 गाड़ियाँ बनी हैं और फिर उन्होंने कहा हाँ मन्नू उन पर शान दे भी नहीं, फिर वो भी उस तरह चले गए ना। बात ये है कि बेचारा अपोजिशन लीडर है, रहा नहीं अब भी है, वही है, समझे अब भी वही है, अब भी वही है। इसलिए कि आप थोड़ी देर इलेक्शन की डेट अनाउंस होने दें, फिर आप मुझे बताइएगा। फिर ये जब टिकट नहीं ना मिलनी, जब टिकट नहीं मिलनी तो फिर ये अपोजिशन लीडर ही है, ठीक है। फिर ये वही बयान चलाएंगे जो कल बयान चलाया था ना, फिर वैसे ही बयान चलाएंगे। बाद यासर साहब, मियाँ साहब गारंटी मांग रहे हैं, मेरी इतला के मुताबिक आज के दिन तक कोई गारंटी नहीं मिली। अब ये जलसे जुलूस करके कुछ कोशिश करेंगे कोई मूवमेंट बनाने की, और मैं आपको ये भी लिख के दे रहा हूँ, इनके जलसे जुलूसों में हम ज़रूर उसकी कवरेज करेंगे, और ताकि हमें भी पता चले ना कि वाकई अवाम जो है वो पागलों की तरह तैयार बैठी है, खुशी में, मैं अल्लाह माफ़ करे मैं वो नहीं कह रहा, खुशी में तैयार बैठी है, और अवाम चाहती है कि जनाब कि हमारी क़यादत आ जाए और आकर हमें बिल्कुल पाकिस्तान को कोई ऐसा सरप्राइज़ दे दे कि जिस सरप्राइज़ के बाद इस पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए, जो 1.5 साल में नहीं बदली, जो इनके दौरे हुकूमत में भी नहीं बदली थी, जो उससे पहले दौरे हुकूमत में भी नहीं बदली थी, जो उससे पहले दौरे हुकूमत में भी नहीं बदली थी। आपकी मेरी तो दौरे हुकूमत है ही कोई नहीं ना। हम तो टीवी पे बैठने, हमने काम करना, हमने तो जो भी हुक्मरान आएगा अच्छा काम करेगा सलूट मारेंगे, गलत काम करेगा तो हम उसको इस पर बिल्कुल करेंगे कि बस इसने गलत काम किया है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा क्या है, महकूमियत वाली ज़िंदगी है। अगर किसी की काबिल सताइश अल्फाज गर्दानेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये टाउट है या लिफाफा है। अगर किसी की मुखालिफत करेंगे तो हुकूमत मुखालिफ बयानिया होने का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। नहीं यासर साहब, जो लिफाफे हैं उनका मेरी कौम बड़ी समझदार, उनको भी पता है। जिसकी झूठी खुशामद करेंगे इस पूरी कौम को उसका भी पता है, सारी कौम को बहुत अच्छी तरह पता है भाई, सबको पता है, कोई नहीं है। मुझे एक बात बताएं, एक सहाफ़ी का काम जो है ना वो सहाफ़त करना है, हक़ाइक़ को सामने लाना है, सियासी लीडरों के साथ तस्वीरें बनवा के वहाँ पे खड़े होके उनके साथ मुशावरत करके उनसे टिकटें मांगना या टिकटें दिलवाना नहीं है, ये काम नहीं होता। हाँ तस्वीर आप बनवाएं, बिल्कुल आप गए हैं, मिल के आए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगले काम नहीं करने चाहिए वो उस पर और उस पर बराबर। लेकिन छोड़े, हम उस पर उस तरफ जाते नहीं, हम बात करते हैं अपनी खबर की तरफ। मियाँ साहब जो है ना जी, वो मांग रहे हैं, जो चीज़ मांग रहे हैं अभी तक मियाँ साहब को वो नहीं मिली। और मैं आपको ये बता दूँ, ये जितना मर्ज़ी कह लें, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से सारे फ़ैसले जो है ना, 21 की उनकी वापसी इन्होंने अनाउंस की है, 11 तारीख को चीज़ें फ़ाइनल होंगी, या तो 11 तारीख को उनकी वापसी होने का फ़ाइनल ऐलान हो जाएगा फ़ाइनल, या 11 तारीख के बाद अगली तारीख पहुँचेगी। आप ये बात जहन में रखिएगा, किसी वक्त भी कुछ भी। अब आपके जहन में एक बात होगा जी, उनके लीडर तो ये कह रहे हैं
मुझे एक बात बताएं, कल आपने चलाए थे ना, आपने क्लिप चलाए ना कल। मैं कहता ही नहीं हूँ कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि ये ऐसी तारीखें तो हमारी ही ज़बानी अवाम तक पहुँची हुई हैं बहुत। तो मुझे बताएं, इनके लीडर तो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते थे, ये कई तरीके देते थे, कई चीज़ें करते थे। मुझे मरियम साहिबा की वो बात भी याद है, जब उन्होंने कहा था मुझे अभी गारंटी दें कि मियाँ साहब की जान को ख़तरा नहीं होगा तो मैं रात की फ़्लाइट से वापस बना लूँगी। इस बात को 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया अरसा, यासर साहब जी। फिर उसके बाद इक़्तिदार आया, उनके सके चिच्चा के पास बुलाया, नहीं बुलाया। अब आप समझें कि जनाब सारे मामला ठीक हो जाएंगे और आकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आकर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये ज़हन से निकाल दें, सबको अपने अपने हिस्से का हिसाब देना पड़ेगा। सबको, तमाम सियासी जमातों को हिसाब देना पड़ेगा। किसने कहाँ पे जितना लूटा उसको हिसाब देना पड़ेगा, जिसका जो जुर्म है उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ रहे कि जनाब मैं मुझे रिलीफ मिल जाएगा, किससे रिलीफ मिलेगा? पाकिस्तान की अदलिया आइन और कानून के मुताबिक काम करती है। पाकिस्तान की जो हमारे यहाँ पे फोर्सेस हैं वो आइन और कानून के मुताबिक काम करती हैं। अगर आपने एक सियासी जमात ये समझ ले, और ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कराने की साजिश है। ये जो बार बार कह रहे हैं ना जनाब हमारे मामला तय हो गया, किससे तय हो गए हैं भाई मामला? क्या मामला तय हो गया आपके? मामला ये तय हो गया कि जनाब जो 4 साल मैं इलाज कराने के लिए गया था वो उन 4 सालों में मैंने इलाज नहीं कराया, मैं इस कौम के साथ धोखा करके गया था, मैं इस कौम के साथ फ्रॉड करके गया था, मैं इस कौम के साथ झूठ बोल के गया था। मेरे प्लेटलेट्स कम थे लेकिन जहाज में बैठते ही मेरे प्लेटलेट्स ठीक हो गए, मेरे वहां जाते ही मैं सब ठीक हो गया। मैं ये आप कौम नहीं मानेगी असद साहब। कौम जो है, कौम जवाब मांगती है, कौम रिजल्ट मांगती है। अब आप 86 वाला पाकिस्तान ना देखें, ये वो पाकिस्तान नहीं है कि 86 में जिस तरह आप जिसको जो चाहते थे। अब तो लोगों के मोबाइल्स के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है कि जनाब इन्होंने कल क्या कहा था, इन्होंने आज क्या कहा है, इन्होंने आने वाले दिनों में क्या कहेंगे। ये तो सारी चीज़ें अब हिस्ट्री का। अच्छा राना साहब, जब आप बात कर रहे हैं कि वो राजा रियाज साहब के बारे में, तो क्या समझते हैं कि मैं खैर उनके बारे में आप अपने दोस्त से क्यों नहीं लेके लाइन पे उनसे पूछते? तीर तो उन बेचारे में चल रहे हैं ना, मर गया वो बेचारा मेहनत कर करके और राजा साहब आके बैठ गए। चले, मंजरनामा तो आप बता ही रहे हैं ना कि मुस्तकबिल में कुछ भी तब्दील हो सकता है। ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कितनी टिकट्स ऐसी हैं जो उन अफराद को जारी नहीं की जाएंगी जिनके बारे में इम्कानात हैं कि इनको जारी होंगी? मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो 22-25 लोग सिंध हाउस में गए थे ना, इनमें बहुत से लोगों के साथ हाथ होने वाला है। अच्छा, एक हाथ करना है अवाम ने, एक अवाम ने तो हाथ करना ही करना है ना इन सब के साथ, और एक हाथ करना उन सियासी जमातों ने जिन्होंने इन्हें आसरा कराया हुआ है या जिसमें इन्होंने शमूलियत की हुई है। एक हाथ उस तरफ से। और आप देखेंगे इस इलेक्शन में आज के दिन, टाइम नोट कर लें, इस चीज़ को लिख लें कि आज के दिन इस बात को लिख लीजिएगा कि इन सब के साथ बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। तो चलते तो जाए, देखिएगा कितने चेहरे किस तरीके से बिल्कुल उड़ते हैं। ये इनके साथ पता क्या होना है, इनके साथ सेम वही होना है जो जब इनके केस नैब में जाते हैं तो किसी की कमर में दर्द और किसी को बीमारी हो जाती है ना, तो कोई व्हील चेयर पर होता है तो कोई किसी और चीज़ पर होता है। तो इलेक्शन में अब इनके साथ यही सब कुछ होना है, उन तमाम लोगों के साथ, और ये कुछ 40 के करीब लोग होंगे यासिर साहब। अच्छा, बलूचिस्तान में जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू करने वाले थे, उनके इरादे तब्दील हो गए, तो उनका झुकाव किस तरफ होगा फिर? मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 पार्टियाँ मेरे पास भी इतला है, 3 सियासी जमातें जो हैं उनकी पोजीशन और उनके साथ अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए और किसी और तरफ से भी देखते हुए उनके साथ कुछ हो सकता है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम, मैं आपको नाम दे देता हूँ। फिर पीछे बचेगा क्या? बाकी अवाम है, आने दें यार, जिसकी अक्सरियत हो, जो इलेक्शन जीत सकता है, जिसको लोग पसंद करते हैं, चाहे उसका तल्लक किसी भी सियासी जमात से है, चाहे उसका तल्लक कहीं से भी है, अवाम को वोट देने का हक दें, अवाम वोट दें और लोग वोट देकर मुंतखब करें, और लोग जिसको मुंतखब करें उसको 5 साल के लिए आप इक़्तिदार दें। इस इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि कितनी शख्सियात ऐसी हैं जो हम बारहा जिसके ऊपर तज़किरा कर चुके हैं कि जो सियासत से माइनस हो जाएं? ये सारा कुछ आपको अक्टूबर के महीने में ना, 2 अक्टूबर के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा। इंतज़ार तो करें।
तारीखों के ऊपर पाकिस्तान की सियासत क्यों मुनहसर हो गई हुई? पाकिस्तान की सियासत कब तारीखों पे मुनहसर नहीं थी? कोई एक टेन्योर मुझे बता दें। लेकिन अब की बार ये देखने में आता है जो तारीख दी जाती है उस पर वो खबर नहीं निकलती जो निकलनी चाहिए, जो एक्सपेक्ट की जा रही होती। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत कर लेते हैं ना, रख लेते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा। खबर वो आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है। खबर ढूंढने वाला खबर भी ले आता है, खबर का इशारा भी मिल जाता है, खबर के आसार भी मिल जाते हैं, लेकिन समझने वाले की ज़रूरत है कि वो समझ जाए। मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। बहुत से लोग सर जोड़ कर बैठ गए हैं। मियाँ साहब का बयानिया मियाँ साहब को ले डूबा है। चले मैं आपको ये बता दूँ, मियाँ साहब का बयानिया मियाँ साहब को ले डूबा है, और मियाँ साहब का बयानिया सर मियाँ साहब को नहीं, छोटे मियाँ साहब को भी ले डूबा है। ये तो मुमकिन नहीं है कि नून लीग का बयानिया अगर उन्हें ले डूबे तो वो किसी और को ना ले डूबे। नहीं तो वो किसी और को किसको ले डूबेंगे? किसी और पार्टी को भी तो ले डूब सकते हैं। वो भाई बात सुनो मेरी, मैं आपको एक बात बता दूँ, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा ज़रा, हम माजी से सीख लेना। मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत आप माजी से लेकर अब तक आप सारी चीज़ें सामने रखें तो आपको बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगहों पर नज़र आएंगी। पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो चीज़ें नज़र आएंगी वो भी आपके सामने होंगी, जो सियासत से हट के होंगी वो भी आपके सामने होंगी। मुस्लिम लीग नून हमेशा अपने ही वज़न से नीचे गिरी है। मुस्लिम लीग नून हमेशा गरूर से नीचे गिरी है। मुझे एक बात बता दें, मुशर्रफ को जब उनको ज़बरदस्ती हटाने का फैसला हुआ था, याद है आपको पूरी हिस्ट्री ना, वो 4 लोगों ने बैठ के किस तरह फैसला किया, किस तरीके से फिर क्या क्या हुआ, कौन किसका मिनिस्टर था, जहाज़ जो है वो कराची की बजाय कहीं कहाँ पर उतारने का फैसला किया गया, और उस अचानक वक्त में क्या हुआ। मुझे मुस्लिम लीग नून की सियासत का एक ऐसा टेन्योर बता दे जिस टेन्योर में इनकी किसी ना किसी के साथ मुखालफत नहीं हुई, जिस टेन्योर में इन्होंने किसी ना किसी अदारे के खिलाफ काम नहीं किया। कोई एक टेन्योर बता दे मुझे, कोई एक टेन्योर, मैं कह रहा हूं ना, कोई एक टेन्योर। उनका तो तर्ज सियासत ही इसी तरीके का रहा, तो क्या अब नहीं है ना? क्या अब की बार आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कोई सरप्राइज दे सकते हैं नून लीग को? जरदारी साहब नून लीग की जड़ें काटने के लिए ना, नून लीग से बदला लेने के लिए, नून लीग ने जो उनके साथ किया है उसका हिसाब लेने के लिए जरदारी साहब वो गेम कर रहे हैं कि ये सोच भी नहीं सकते। यानी मुफाहमत जो है वो मुखालिफत पे बाकायदा तौर पे उतर आई। मुफाहमत तो थी एक शख्स के खिलाफ, मुफाहमत सिर्फ एक शख्स के खिलाफ थी, उसको ये गिरा नहीं सके अब तक। अब मुफाहमत ख़त्म हो गई है, अब तो मुफाहमत नहीं, अब मज़ाहमत है। किसके खिलाफ? सारी उन सियासी जमातों के एक दूसरे के खिलाफ, जो सियासी जमातें कल तक एक दूसरे के साथ थीं, एक दूसरे के गुण गाती थीं, अब वो खुलकर एक दूसरे की मुखालफत करती हैं। ज़रा MKM और पीपल्स पार्टी की मुखालफत आपको नज़र नहीं आ रही? चले जरदारी साहब की इसी जो तरकीब है उसकी कोई झलकी बता दें। अच्छा, आपने अपना वीलॉग तो नहीं करना? मैंने उस पर क्या था बात करनी भाई। आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं, जोर तोड़ जारी है, सियासी मुलाकातें हैं, अहम तरीन सियासी मुलाकातें जारी हैं, जोर तोड़ जारी है, और जोर तोड़ के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर नून लीग के अंदर तोड़ फोड़ भी जारी है। चले मैं आपको ख़बर देता हूँ, अंदर तोड़ फोड़ भी जारी है, और इस तोड़ फोड़ का रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा। आप 2 चीज़ें जहन में रखिएगा ज़रा। आप मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने वालों की लिस्ट देखें ज़रा, आपको उस लिस्ट में कितने ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो बुरे तरीन वक्त में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे। गौर करें ना, उन लोगों में कितने लोग ऐसे हैं। मैंने कल भी कहा था, लाहौर की सियासत अगर कोई शख्स करता है, किसी को लाहौर की सियासत करने का तरीका सलीका आता है, तो उसका नाम है ख्वाजा साद रफ़ीक। लाहौर की सियासत में MPA के लिए 4 या 5 जो नाम मुझे नज़र आते हैं जो मेहनत करते हैं, शहबाज है, ख्वाजा इमरान है, गज़ाली भट्ट है, ये मलक परवेज़ साहब के बेटा अली परवेज़ है। अब मुझे इन सब में से कुछ तो नज़र आते हैं, लेकिन क्या आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं उनके बगैर ये तहरीक चला सकते हैं, उनके बगैर ये अवामी सतह पर पैज़ैराई हासिल कर सकते हैं? और तीसरी बात बड़ी, मियाँ साहब को अपने घर के अंदर देखना होगा। घर के अंदर कौन सा ऐसा शख्स है जो चाहता है कि मियाँ साहब पाकिस्तान ना आए, जो चाहता है मियाँ साहब पार्लियामेंट की सियासत ना करें,
जो चाहता है कि मियाँ साहब इक़्तिदार के ऐवानों में ना जाएं, जो चाहता है कि मियाँ साहब बाहर ही बैठे रहे, ये तो मियाँ साहब को देखना चाहिए। पंजाबी का फ़िक्रा है ना कि पहले मंजी थले तो देखो ना डांग फेरो, तो ये देख लेना ज़रा, आप मियाँ साहब को पहले देखना चाहिए। यासर साहब, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं सब इशारतन कह देता हूँ कि जब घर के अंदर ही कुछ लोग ऐसे मौजूद हों कि जो चाहते हो कि मियाँ साहब ना वापस आएँ, तो फिर वापसी के रास्ते में रुकावटें भी खड़ी हो जाती हैं और फिर खौफ भी ऐसा पैदा हो जाता है कि जिसके बाद वापसी के रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। पहले कुर्बो जवार में मुझे सिर्फ एक आखिरी बात कह दूँ, मुझे बताएं क्या आइन कानून इस बात की इजाज़त देता है कि मियाँ साहब पाकिस्तान पहुँचे, मीनार पाकिस्तान में जलसा करें, और उस जलसे में कितने लोग होते हैं, कितने नहीं, इसको छोड़ दें, और उस जलसे में मियाँ साहब मुख्तलिफ अदारों को हरफ तनकीद बनाएं, और उसके बाद मियाँ साहब कहें जी अब मैं अदालतों में या किसी और जगह जाता हूँ। क्या पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान के आइनी अदारे, पाकिस्तान के कानूनी अदारे इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? अगर इस चीज़ की इजाज़त है तो फिर वो इजाज़त पाकिस्तान के हर शख्स को होगी। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा है कि वो वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक उनके साथ तरीका रवा रखा जाएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, इन इश्यूज़ के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जहाँ पे हर कोई सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने की कोशिश में है, जहाँ हर कोई अपना बयानिया बनाने की कोशिश में है, इंतखाबात में फिर बरसर इक़्तिदार आने की कोशिश में है, एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने की या तो तैयारी में है या अपनी पीठ में हाथ लगा के दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम धरने की इस वक्त सियासत कर रहा है, तो ऐसे मंजरनामे में अवाम को रिलीफ अगर देना है तो क्या इन्हीं जमातों ने वापस आके देना है? अगर इनके पास नैरेटिव होगा तो क्या नैरेटिव होगा? सियासी बयानिया जो बेचा जाएगा किन बुनियादों के ऊपर बेचा जाएगा? क्या आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाएगी या कानों में रुई डलवाई जाएगी और फिर बयानिया सुनवाया जाएगा या फिर दिखाया जाएगा? वो किन उसूलों ज़वाबित के ऊपर, किस पैराए के ऊपर बनाया जाएगा, ये एक बुनियादी सवाल है। और एहतसाब के इस अमल को लेके जो मौजूदा दौर के अंदर चल रहा है, इस बारे में क्या राय है, इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने। सायरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, अगर देखा जाए मियाँ साहब की वापसी के हवाले से तारीख आ गई, उधर पीपल्स पार्टी ने पहले ये इल्ज़ाम धरा कि सिंध के हुकूक जो हैं वो लंदन में बैठे हुए लोगों ने नहीं दिए, बयानबाजी तूल पकड़ती रही और अब कहीं ना कहीं मांद होती दिखाई दे रही है, लेकिन पस मंज़र में कुछ फिल्म और चल रही है। आप इस पूरे मंजरनामे को, एक दूसरे से इख्तलाफ की जो खबरें, किस हद तक सदाकत पे मबनी देखती हैं या मखौटे हैं चेहरों के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, सब वो कहते हैं ना कि सब मिले हुए आपस में, कि अब मुझे नहीं पता कि वही कहते हैं ना कि बीमार हुए मीर क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब, यानी कि हम तो वो कहते हैं ना मुड़ घुड़ के उसी अतार के लौंडे से दवा लेने पहुंच जाते हैं। 75 साल से यही लोग हैं, लेकिन ये जो बयानियां बना रहे हैं, जब आप देखिए कि एक मुफाद में 16 माह इकट्ठे शेर व शकर होकर और कहा यहाँ पर जिस वक्त K4 मंसूबे का इफ्तिताह था, और ऑन रिकॉर्ड है बिलावल साहब की तकरीर कि हम सब एक पेज पर हैं, क्या सूबाई हुकूमतें, क्या वफाकी हुकूमत, क्या इदारे। तो इदारों में उन्होंने बहुत आंखें घुमा के बोला था कि हम सब एक पेज पर हैं। तो जब एक पेज पर है तो अब लंदन में बैठे हुए उनके कौन से हकूक नहीं दे रहे? ये बस ऐसे ही है कि वो कहते हैं ना कि जब किसी को पता चलता है कि ये झुकाव इस तरफ है तो वो दूसरे को परेशानी शुरू हो जाती है, और जब झुकाव उस तरफ होता है तो उसको परेशानी शुरू हो जाती है। ये बराबर नहीं हो रहा सारा मामला। अच्छा सर साहब, ये तो बराबर नहीं हो रहा मामला, ये तो बता दें मुझे, आपके पास ज़रूर खबर होगी क्योंकि अंदर की खबर हमेशा आपके पास होती है। मियाँ साहब वाकई किसको आ रहे हैं? मियाँ साहब, हाँ जी मियाँ साहब, इतनी कंफर्मेशन से तो मैं अपने मियाँ का नहीं बता सकती। अल्लाह माफ कर दे, सिर्फ एक बेवा खातून को ही पता होता है कि उसका मियाँ कहाँ पर है, ये पता नहीं मियाँ साहब तो देखें वो पूरे कौम के लीडर हैं और सारी पाकिस्तान के बड़े लीडर जो हैं वो इस वक्त मियाँ साहब के पास पहुंचे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो अभी अपनी कमर सीधी नहीं की, बेचारे दोबारा चले गए, तो कुछ ना कुछ पता होगा आपको। कौम के लीडर है, कौम को ये बात पता है।
कौम को मालूम होगा, वो कहते हैं कि दीवानावार इस्तकबाल करने के लिए अवाम आएंगे। नहीं जी, वो उन्होंने कहा शादियों का सीजन है, शादियां तो फिर आगे नवंबर दिसंबर तक जाएंगी, जनवरी फरवरी में भी शादियां होंगी, तो इलेक्शन ना करवाएं, शादियां हो रही है। तो देखिए, उनका अपना मुल्क है, जम आए और आके जिन मुकदमात का सामना करना है उनका आके सामना करें। वो जमानत पर थे, 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे कि मैं चेकअप करवा कर आ जाऊं, वो 4 हफ्ते 4 साल चले गए। आए आके अदालतों का सामना करें, अदालतें उनको क्या फैसला आता है उसके बाद अगर अवाम कबूल करती है, अगर वही कहते हैं ना कि अवाम ने इसी अतार के लौंडे से दवा लेनी है तो आप या मैं कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने वही दवाई रास आ सकती है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार है मियां नवाज शरीफ साहब। जी जी, मैंने भी सिंध की वज़ीर आला बनना है। सोच अच्छा सोचो। अच्छा, आपका मतलब है कि आप कहती हैं कि कहने में क्या फर्क है? नहीं, आप बन सकती हैं। मियां साहब की तो अभी सजा खत्म नहीं हुई, अभी 4 साल पाकिस्तान से बाहर रहे हैं कानून के मुताबिक 4 साल, तो फिर ये वजीर आजम का फैसला हो गया लंदन में। और उससे पहले आप जो कह रहे हैं कि एक बली का बकरा बनाया जा सकता है, आप तारीख पढ़े तो हमारी तारीख तो भरी हुई है, स्पेशली मुसलमान जो भी जितनी किताबें पढ़ी है मैंने, कि बाप ने बेटे को मरवा दिया, बेटे ने बाप को मरवा दिया, बीवी ने शौहर को मरवा दिया, तो हम तो ऐसे ही इक़्तिदार हासिल करते हुए आए हैं। तो अब मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्या मूवीज में भी ऐसा होता है और हमारी सियासत में भी ऐसा हुआ है, तो अब ये नहीं पता कि कौन किसके उस पे वो कहते हैं ना कि इक़्तिदार में आना चाहता है, लेकिन दिख कैसे रहे, अब कोई अवाम की ही बात कर ले, अब वापस से वही चूरन वही मंजन बेचा जा रहा है। अगर उनके हाथ में कोई बेहतरी नहीं है, अगर उनके वो दावे के तरक्की वहीं से शुरू होगी जहां पर रुकी थी, तो आप खुद अपोजिशन का हिस्सा रही हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब जो हैं वो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर गए हैं और उन्हें अब ये है कि अपोजिशन लीडर से उनके लिए नशिस्त कोई और मुंतखब हो जाएगी, तो आपको फिर उनसे कोई उम्मीद क्यों नहीं? उम्मीद देखिए, आपने शुरू में कहा ना कि उन्होंने कहा तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा। देखिए कितनी बुरी बात है कि अपने भाई को उन्होंने वो राज क्यों नहीं बताया, वो जो कुलिया मियां साहब ने आके अप्लाई करना है, जहाँ जो वापिस से तरक्की का सफर, हम पता नहीं कोई, मैं तो रहती नहीं थी यहाँ पर, मैं कोई कंपाला में थी, कि जो पिछला दौर हमने भी देखा है उस हिसाब से उस दौर में भी महंगाई थी। ये तो अब आप बाहर बैठ के अयूब खान साहब का दौर याद करें तो वहां पर भी सोचता था कि 2 रुपए का आटा हो गया, या पता नहीं अम्मा बताती थी 100 रुपए तोला सोना था। फिर हम पिछले दौर को याद करें, लेकिन उनको अपने भाई को कुलिया बताना चाहिए था। और बाकी जो अभी राजा रियाज साहब ने ज्वाइन किया, ये तो वो कह रहे ना कि ये जो ये पूरी अदालती कार्रवाई थी और उसमें एक मोहतरम जज साहब ने कहा था कि हम पार्लिमान की बालादस्ती है अगर पार्लियामेंट ने कोई बनाया। आप देखें तो सही कि पार्लियामेंट में था क्या, एक लुटी फुटी कटी फटी पार्लियामेंट थी जिसमें अपोजिशन बाहर थी। एक वो नकार खाने भी तो थी कि आवाज किसने सुनी, राजा रियाज साहब ने कभी वो लोग उनको पहचानते थे कभी नहीं पहचानते थे, और अब उसमें 10-10 लोगों ने ये लेजिस्लेशन की है। ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब वो कहते हैं ना कि ये तो पूरा ऊपर से ले के नीचे तक इस निजाम को तेजाब से गुस्ल की जरूरत है, ये छोटे मोटे ऑपरेशन से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ तो सिंध वालों में पता नहीं, सिंध में तो इतना रकबा ही नहीं है, इतनी वो चीजें कहाँ छुपा के रखी हुई थी। लेकिन वो यही बात है कि आप भी यहाँ रहते हैं, हमें भी पता है कि 85,000 बोरी उड़ा ली और 15,000 छोड़ दी थी। ऐसे ही हो रहे हैं और हम इसी को खुश होते रहेंगे। हमारा बेसिकली ना सही वाला इलाज हो नहीं रहा, वो कहीं पड़ा था कि वो हमारा इलाज होम्योपैथिक टाइप हो रहा है। अच्छा, ये इलाज तो हो गया होम्योपैथिक, अब आप ये तो 4 वो 6 निकल आती है, फिर 2 वापस डालते हैं, फिर 4 वापस चली जाती हैं। इस अरसे में हम बीमारी भूल जाते हैं। हमारा ये इलाज है, कभी को बयान से 2 वापस। आपके मुताबिक क्या पूरी बोतल गटक लेनी चाहिए? नहीं, मैंने कहा उसमें खेल कूद होती है ना, 4 के बजाय 6 निकल आती है, 6 वापस पाओ तो फिर 2 रह जाती है, वो जो बंदा बीमारी भूल जाता है। मैं जरा इस पे आगे से चलते, आपको आइंदा वज़ीर आज़म मियाँ साहब नज़र आ रहे हैं? वैसे मियाँ साहब हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मियाँ साहब के पास जितने लोग जा रहे हैं ना, जो वहाँ से वापस आ रहे हैं,
तो वो तो एक ही बात कह रहे हैं जी, वज़ीर आज़म। क्या आपको नज़र आ रहा है अवाम में जब हम जाके लोगों से पूछते हैं तो अवाम जो लफ्ज़ अदा करती है हम टीवी पे बैठ के बोल नहीं सकते। आपकी बात सही है। अब आप देखें यहाँ पर लोगों का गमो गुस्सा इनका बयानिया बनाने में क्या है, ये चीज बहुत मैटर करती है। आप जैसे किसी का बयानिया एक हवा बनाई हुई है, और मैं तो कह रही हूँ कि जो उनके मुखालफत में भी बयान दे रहे, मुझे लगता है वो भी स्क्रिप्ट है उनके पास कि वो इस तरह बयान देंगे, वो इस तरह बयान देंगे। भाई कैसे वो एक गैर मकबूल जमात होती है? क्या ये पाकिस्तान में नहीं रहते? क्या लोगों के इनको तासुरात नहीं पता? मैं आपको सिंध की बात आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पर आप जरूर सिंध की तरफ चले जाए, वहां पर एक मकबूल जमात हुई है, तो कैसी बातें करें? तो लोग कहाँ से लेकर आएंगे इतना कुछ सियासी जरलू मैंने तो पहली दफा शहाबनामा में ये लफ्ज सुना था, पढ़ा था कि वो कितनी रैगिंग करेंगे, कितनी मतलब रैगिंग करेंगे लोग। अब वो कहते हैं कि नहीं वो हो सकता, अब ये जितना मर्जी वो बने, एक बंदा वो आके अपने मुकदमात तो लड़े। अब वो उनके बाजू मरोड़ने के लिए नैब केसेस भी है। अब देखिए उनको ये है कि ईमान वालों को उसके रास्ते पर चलो। अच्छा, आप ये देखिए कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने का इलेक्शन कमीशन ने इंदिया दिया है, तो इस वक्त सियासी बसात में जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है। तो आपकी जमात या GDA जो है वो किस तरफ झुकाव दिखाएगी? PMLN की तरफ, PPP की तरफ, या फिर पुराने इल्हाक PTI की तरफ जाएंगे? तो अब यहाँ तो स्वीट डिश है। ये तो फिर जब सब खाया पिया जाएगा उसके बाद आपके ऊपर ध्यान आएगा। क्यों भाई, खाए के बाद भी आप स्वीट डिश खाते हैं, पाकिस्तानी की बात भी मजाक कर रही थी। वो देखिए पहले इलेक्शन तो हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंडिया दिया है, हफ्ता बताया है। हम तो कराची में हफ्ता सुनते होते थे, जो अभी मुस्तफा कुमार साहब ने बोले थे हमारा सिग्नेचर था कि यहाँ पर भाई हफ्ता दे दो। अच्छा, ये तो बता दें मुझे, 2 नई जमातें हैं, बल्कि सुना अब तीसरी भी नई जमात बनने लगी है। 2 नई जमातें जो हैं, परवेज़ खटक साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं KPK फतह कर लूँगा, और जहांगीर तरीन साहब आज बड़ा राशन बांट के आए हैं पाकपतन शरीफ पे सलाब जदगान में, और वो भी कहते हैं जी हम फतह कर लेंगे। और सुनने में आया कि शाहिदा खान अब्बासी साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी सियासी जमातें बना रहे हैं। तो क्या ये नई सियासी जमातें जो हैं ये भी किसी के कहने पे बढ़ रही हैं? ऐसे ही होते हैं। मैं किसी का मतलब है कि सियासी जमातों के। थोड़ी गल समझ गई। आप मुझे इतनी सारी जमातों के नाम ले रहे थे तो मुझे याद आ गया कि कोविड के दिनों में हम बड़े परेशान थे कि हम स्पुतनिक लगवाएं, हम लोग मॉडर्ना लगवाएं, जॉनसन लगवाएं, नोवा एक्स लगवाएं, क्या लगवाएं। जैसे कोविड के कोरोना में आई इतनी दवाइयां समझ नहीं आ रही थी, तो उस हिसाब से पार्टीज आ गई हैं। IPP तो मेरे ख्याल में फिट चुकी है, हालांकि उनको लेवल प्ले कहीं ना कहीं पे आप इन तमाम पार्टीज को वैक्सीन मान रही हैं। नहीं, मैंने तो एक ऐसे ही बोला है कि कंफ्यूज थी ना पूरी दुनिया कि वो लगाने वाले उस सऊदी अरब नहीं जा सकते, जिन्होंने रशिया की लगवाई है वो अमेरिका नहीं जा सकते, जिन्होंने चाइना वाली लगवाई है वो UK नहीं जा सकते। तो मैंने एक ऐसे मजाक को बोली वैक्सीन कोई कुछ नहीं है अभी, ये को वो कहते हैं ना कि केमो की जरूरत है, कीमोथेरापी की जरूरत है, ये हल्की फुल्की दवाइयों से नहीं होगा। परवेज खटक साहब की पार्टी को आप पार्टी समझ रहे हैं? IPP तो इतने सुकून में बैठी हुई है, वो कहते हैं ना कि मजे से टेक लगा के रिक्लाइनर पे बैठी हुई है, और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं चाहिए। उन्होंने पता चली 10-12 सीटें मिल गई हैं, तो फिर देखेंगे कि वो किस पलड़े में बैठेंगे। 10-12 सीटें भी मिल गई तो वो एक पार्टी तो बना सकती है ना। राना साहब, हम सिंध की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और हमारे पे आपने वो कहा ना कि जब कोई बात होती है ये तो वहां के हैं, ये तो उनके हैं। साड़ियां हमें 2018 में हराया गया 10-9-8-7-6। आप मुझे बताएं पीर साहब की पूरी जमात कि हम एक सीट लेनी थी, वो भी मेहरों से सीट लेनी थी, वॉस्पक्ष मेहर कि जहां पर मेहरों के अपने वोट हैं। तो मर्जी भाई कौन आंख का तारा होगा ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, कोई रिश्ता पसंद हुआ किसी को? क्योंकि अभी तक कह रही हूँ कि मखमसे में पड़े हैं। तो क्या छोटी बहन चाहती है कि बड़ी बहन वापस आ जाए? छोटी बहन की आपको चलाकियां नहीं पता। छोटी बहन जरी चुप करके बैठी हुई है ना, कहती मेरी कमर दर्द है, तो छोटी गेम पाई हुई है उन्हें।
फुफ्फो की बेटी का चैप्टर क्लोज हो चुका है? वो बड़ी के साथ वो करना चाह रहे हैं, वो नहीं कहते कि वो एक तालाब होता है मगर बच्चों से भरा हुआ, तो कह रहे जो शोहर इसको पार करेगा तो उधर 10,000 मतलब इनाम पड़ा हुआ था। तो वो एक बंदा गिर गया और बड़ी मुश्किल से पार हुआ, तो उसने कहा कि बड़े बहादुर हो, उसने कहा पहले मुझे दसों में धक्का किने देता है। अच्छा, वो तो आप समझ रहे हैं कि छोटी जो है वो बड़ी बहन को धक्का देने वाली है, या धक्का दे दिया है, या धक्का दे दिया है, कुछ ऐसे ही कर दिया। वरना आप देखिए ना, बयान एक बंदा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है कि फड़ लो तुसी उन्होंने, तो 16 महीने तो भरा ने फड़िया भी नहीं। फिर वो पार्टी वाला दूसरा बंदा आके कहता कि ये कमिटमेंट हुई थी, फिर वही बंदा कहता कि साडा तो इलाहाक हमने एक्सटेंशन इसलिए दी थी कि हमने तो हुकूमत गिरानी थी। तो ये वो कहते ना कि उनके बयानिया को खुद ही उन्होंने वो गिरा दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, फुफ्फो की बेटी का चैप्टर क्लोज हो चुका है? फुफ्फो की बेटी हाँ जी, फिलहाल फुफ्फो की बेटी का चैप्टर क्लोज है। देखिए ना, फुफ्फो की बेटी, बाकी लोग भी नहीं मान रहे, फिर अताब में भी आए हुए, तो ऐसे ही है अभी फिलहाल तक तो। पर आखिरी दिन तक भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अभी फिलहाल अभी चैप्टर क्लोज है। अनाओं के मसाइल हैं, अनाओं के मसाइल हट जाएं तो फिर रिश्ते भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहब वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदी। नाज़रीन, अगर देखा जाए कौन कौन सी सियासी जमातें जो अभी माजी करीब के अंदर इक़्तिदार के अंदर मौजूद थी और अब मैदान की सियासत कर रही हैं, सड़कों की सियासत कर रही हैं, अवामी सियासत कर रही हैं, हकीकी सियासत की तरफ माइल हैं, और उन्हें क्या लगता है कि कौन से गोल हैं जो अचीव कर रहे हैं, कौन सा माइंडसेट है जो तब्दील करना है और आगे बढ़ने के लिए तगोदो करनी है। इसी ज़िमन में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जब इंतखाबात का मैदान सज जाएगा तो क्या किसी से इत्तेहाद करेगी या फिर अकेले ही मैदान में उतरने के लिए तैयार होगी? इत्तेहाद होगा तो किन जमातों को उसकी प्रेफरेंस दी जा सकती है, और जो प्रेफरेंस होगी उसमें अगर किसी को कम ग्रेड पे रखा जाता है तो किन वजूहात की बुनियाद पर रखा जाएगा? इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मुफ्ती साहब, अगर देखा जाए एक तरफ से नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनकी तारीख का ऐलान हो चुका है, वो कहते हैं कि तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था, हम पाकिस्तान को लीड करेंगे, और अभी तक उन्होंने किसी जमात से इल्हाक की बात नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तरह का बयानिया लेके आई हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े क्या मैदान में अकेले उतरने को तैयार है या फिर इन दोनों में से किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट वाला मामला हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीडीएम का इत्तेहाद था चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, तो अब चेयरमैन पीटीआई लगता है कि वो मैदान में नहीं है। कुछ हमारी जदोजहद रंग ले आई, कुछ उनकी गलतियां काम आ गई हैं। तो जाहिर है अब बाकी मानदा सियासी जमातें हैं, उनके दरमियान इलेक्शन होगा, तो वही है कि मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है और जेयूआई है और जमातें हैं। तो अब ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए कि वो मद्दे मुकाबिल तो नहीं रहा। अब हमारी हिकमत अमली ये है कि हमारे पास लड़ने के लिए हम 3 कैटेगरी होती है। एक को हम कैटेगरी ए कहते हैं, फिर उसके बाद बी है और सी है। एक कैटेगरी हमारे महफूज हल्के हैं कि हमारे साथ कोई पार्टी शामिल हो या ना हो, इत्तेहाद हो या ना हो, और उम्मीदवार कोई भी हो तो हम लोग वहाँ जीत जाते हैं, तो वहाँ तो हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। और कैटेगरी बी में हमारे वो हल्के शामिल हैं कि अगर हम अच्छा उम्मीदवार ले आएँ और उसके पास अपने भी बैंक वोट हो तो हम वो सीट निकाल सकते हैं। तो वहाँ हमारी जो हिकमत अमली होगी वो सियासी जमातें नहीं होंगी बल्कि सियासी वर्कर होंगे, कौन अच्छा उम्मीदवार है और किस तरह उसको पार्टी में लाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर कैटेगरी सी है कि जहां हम खुद नहीं जीत सकते, लेकिन अगर किसी सियासी जमात का साथ दें तो वो जीत सकती है या दूसरे हल्के में वो हमें जिता सकती है। तो कैटेगरी सी के अंदर हम किसी के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं, कोई दरवाज़ा बंद तो नहीं है, लेकिन हमारी पहली तरजीह ये होगी कि पीडीएम में शामिल जमातों के साथ इत्तेहाद हो ताकि हमारा वोटर महफूज रहे और वो परेशान न हो। इस तरह की हिकमत अमली हम ला रहे हैं, और चूंकि हमारा तो इत्तेहाद था
और इंजमाम तो था नहीं। इत्तेहाद में आपने उस वक्त भी सोचा तो देखा होगा कि हमारी अलग अलग बातें और हर एक पार्टी का एजेंडा भी अलग है और एजेंडा भी अलग है। ज़ाहिर है हमारे अकाबिर ने जिन मकासद को हुसूल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम को बनाया था वो मकासद बैन ही तो मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं और वो मकासद बैन ही पीपल्स पार्टी के नहीं हैं। तो हमने अपने मकासद के लिए जदोजहद करनी है और उन्होंने अपने मकासद की जदोजहद करनी है। फैसला तो आवाम के पास है। हम अपने एजेंडे और एजेंडे के साथ आवाम के पास जाएंगे तो इलेक्शन वाहिद रास्ता है जिसमें आप आवाम को कन्विंस कर सकते हैं। तो हम आवाम को कन्विंस करें हैं कि वो हम पे एतमाद करें। इंशाअल्लाह जो भी नतीजा होगा आवाम का, आवाम के नतीजे के साथ हमारा इत्तेफाक होगा। नहीं, ये आवाम का नतीजा तो पहले भी आया था लेकिन आपने उसे नहीं माना। अब अगला आवाम का नतीजा आएगा, आप कहते हो उसे इत्तेफाक होगा। तो क्या बड़े मियाँ साहब की वतन वापसी पर आपके कायद या आप लोग कोई उनको वेलकम करने जा रहे हैं? नहीं राना साहब, पहले तो मैं जवाब दूं। आप इशारा कर रहे हैं 2018 के इंतखाबात, वो आवाम का नतीजा नहीं था, वो ठप्पे लगाने वालों का नतीजा था और हमारे पास दलाइल भी थे और आपकी मशीनें भी ख़त्म वो रुक गई थी और नतीजा भी नहीं दिया, 14 नंबर फॉर्म भी नहीं मिला। यानी ये बहस जो अब है ये अब किससे पारी न होगी कि वो हकीकी तौर पर एक धांधली ज़दा हुकूमत थी। तो इसको लेकिन मुफ्ती साहब उसमें सवाल ये बनता है कि आप जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी उन्हीं का तज़किरा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि एक्सटेंशन देने का मकसद ये था कि किसी की हुकूमत गिराई जाती। अब एक तरफ आप मोर्द इल्जाम भी ठहराते हैं, दूसरी तरफ अपनी हुकूमत आने का उन्हें सहूलतकार भी गर्दानते हैं। तो ये जो दो राह है, इसमें से कोई एक रास्ता चुन के अवाम को बता दीजिए कि बेहतरी का रास्ता कौन सा था, गलत वो वाला था या ये वाला था? मैं तो मुस्लिम लीग नून का जवाब नहीं दे सकूंगा कि उनके कर्जे वो खुद ही उतारें। मैं अपना जवाब देता हूँ। हमारे इख्तलाफ था पीटीआई के साथ नजरियाती और नून वाले पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ था सियासी। तो सियासी और नजरियाती इख्तलाफ के अंदर फ़र्क तो होता है। तो दो लोगों को हिकमत अमली बनानी थी अपनी बात को मुअस्सर बनाने के लिए, एक मौलाना फजल रहमान को या पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को। अगर इमरान खान की हिकमत अमली मुअस्सर होती तो पीपल्स पार्टी और नून वाले उनके साथ मिल जाते और हम अकेले रहते। और अगर हमारी हिकमत अमली मुअस्सर थी तो हम इन दोनों जमातों को साथ मिलाएं और उनको एहसास तन्हाई दें। तो हम तो कामयाब रहे कि हम तन्हाई में नहीं गए, तन्हाई की खाई के अंदर वो गिरे हैं। उसमें उनकी अपनी गलती भी है लेकिन ऐसा हुआ। तो मैं जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से कह रहा हूँ कि हमारा एक मौक़िफ़ था कि वो इंतखाबात ठीक नहीं थे और हमने आखिर वक्त तक उस ये रट लगाई रखी कि वो ठीक नहीं थे। अब हमारा हुजूम तो ऐसा नहीं था कि हम इस्तीफ़ा दे दें और फ़ौरन हुकूमतें गिर जाएं। 341 के ईवान में हमारा हुजूम 15 और 16 का था। तो हम अपने इत्तेहादी जमातों को सुनवा सकते थे, कन्विंस करवा सकते थे। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमें कायल किया कि नहीं, इसको चलते रहने दें चाहिए और उनको काम करने दें, और इस तरह हम उसमें शामिल रहे। हम बाहर नहीं आए। लेकिन हमारा अब भी मौक़िफ़ है कि 2018 के इंतखाबात आज़ादाना नहीं थे, मुनसिफाना नहीं थे और अवाम की राय नहीं थी। आज भी अगर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब होते हैं तो हम कौन होते हैं उलमा, हम कौन होते जमीयत उलमा वाले कि हम आवाम का फैसला न सुने। हम आवाम के साथ हैं, आवाम का फैसला सुनेंगे, अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा अहदाफ हासिल करें और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम पिछली दफ़ा से ज़्यादा अच्छा हदफ हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा फ़ायदुल्लाह साहब, हम ना आपसे नून लीग का पूछते हैं ना हम आपसे पीपल्स पार्टी का पूछते हैं। 1.5 साल आपके वज़ीर एक नहीं वज़रा इक़्तिदार में रहे। आपने कहा कि सूद के ख़िलाफ़ हम जाएंगे, सूद ख़त्म ना हुआ तो हम छोड़ देंगे। शरह सूद भी इसी तरह बरकरार बल्कि बढ़ गई, आपने हुकूमत नहीं छोड़ी। कोई एक काम जो 1.5 साल में ऐसा जो आप अपने ज़ुम्मे, जो आप लोगों के ज़ुम्मे हो और वो ठीक हो गया हो आपकी हुकूमत में, वो मुझे बता दें। राना साहब, मुझे याद पड़ता है कि पिछली बार भी आपका यही सवाल सामने आया था और उस वक्त मैंने बहुत मुश्किलाना तरीके से अपने भाई को समझाया था कि ऐसा नहीं और ऐसा है।
देखो, सियासत की हम रहनुमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं और उनकी रहनुमाई से कोई सियासी जमात जो है वो मुस्तगनी और लापरवाह नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मनिब्तुलिया बिबलियतैनि फलियख्तर अहवनहुमा, जो आदमी दो बुराइयों में फंस जाए या दो मुसीबतों में फंस जाए, दो बीमारियों में फंस जाए, तो उसको चाहिए कि जो छोटी बीमारी है उसको इख्तियार करे। तो हम इमरान खान को बड़ी बीमारी समझते थे और ये जो हजरात हैं ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, तो हमने तो हिकमत अमली के मुताबिक इनको इख्तियार किया है। इतना ही हम कर सकते थे। हमारा हदफ ये नहीं था जो आप बता रहे हो। हमारा हदफ ये था कि एक फासिस्ट हुकूमत, एक ठप्पों की बुनियाद पर आई हुई हुकूमत, एक मुतकब्बिर और मगरूर हुकूमत को मुरसद करे। मुफ्ती साहब कामयाब हो गए। माजरत से मैं तो ये सवाल ही नहीं कर रहा कि बुराई बड़ी क्या है या छोटी क्या है। मैं सब सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, आप अपना हिस्सा तो डाल देते हैं। राना साहब नहीं, आप सवाल नहीं करते, लेकिन मैं अपनी बात समझाने के लिए तो कोई मिसाल दूंगा ना। मैं ये कहता हूं कि हम कामयाब सियासतदान हैं, हमने सियासत कामयाब की है और उस कामयाबी की बुनियाद पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी सीटें 20 से पिछली सीटें ज्यादा हो गई, तो फिर आप हमें दाद दें, नहीं हुई तो हमने गलतियों को देख लेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर आप ये समझते हैं कि माजी के अंदर बीमारियां थीं जिसकी वजह से आपको इत्तेहाद करना पड़ा, अब आगे मुस्तकबिल में आपको फिर कौन सी बीमारी नजर आती है कि जिसको बवजह मजबूरी बना के फिर से इत्तेहाद करना पड़ जाए? देखो यासिर रशीद साहब, ये बात ठगी छुपी तो नहीं है। आपने बात करनी है अपने हुजम के मुताबिक। इसको फारसी में कहते हैं हिस्सा बकदर जुस्सा। हम नजरियाती लोग हैं, इस मुल्क में खुलफाए राशिदीन की निज़ाम की बात करते हैं। अब हमें वोट कितना मिलता है, लोग हमें कितने एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हम किस तरह बात करें। अगर हम खुद इस काबिल हुए कि हमें 116 सीटें मिल जाएं और उसके साथ हमारी मखसूस नशिस्तें आ जाएं, तो फिर तो हमें इत्तेहाद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। न बीमारियों को और मुसीबतों को देखने की जरूरत पड़ेगी, बड़ी कौन है छोटी कौन है। अगर कौम ने हमें छोटा हुजम दिया, अब अपने हुजम के मुताबिक अपने हदाफ किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, नजरियात को किस तरह पहुंचाया जा सकता है, तो उसके लिए उस मौके की मुनासिबत से जो भी सियासी जमात होगी उससे इत्तेहाद करना कोई बुरी बात नहीं। हम पहले भी इत्तेहाद करते हैं, फिर भी इत्तेहाद करेंगे, लेकिन अभी से नहीं बता सकते कि फलां जमात होगी। कौम ने जिस तरह वोट तकसीम किया और हमारे नजरियात के जो हम आहंग और करीब लोग होंगे वो हमारी तरजीह होगी। आपने कहा कि हिस्सा व जुस्सा, आप थे चेयरमैन पीडीएम, हुकूमत बरी पीडीएम की। अगर आपकी 7, 8 या 15 नशिस्तें थीं तो फिर तो चेयरमैन होना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब को, जिनकी नशिस्तें ज़्यादा थी, अगर हिस्सा व जुस्सा आप कह रहे हैं। और अगर वो नहीं तो फिर जरदारी साहब को होना चाहिए था, अगर जरदारी साहब नहीं तो फिर किसी और पार्टी को होना चाहिए था। जब चेयरमैन भी आप हैं, हुकूमत भी पीडीएम की बनी और अब आप अपने आप को बरियो ज़िम्मा समझते हैं उस तमाम महंगाई से, उस तमाम मामलात से जो उस 1.5 साल में हुए, तो आप में से किस पैराए में लें? देखिए राना साहब, मैं बरी जिम्मा अपने आप को नहीं कहता। आप तो होशियार लोग हो ना। एक होता है स्टेक होल्डर और एक पार्टनर। हम होशियार होते तो सर हम सियासत में ना होते। ये ठीक है यार सर। नहीं। तो कुरान मजीद कहता है वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि एक का बोझ दूसरे पे नहीं डाला जाए। तो बहैसियत पार्टनर जितना बोझ हम पीडीएम की हुकूमत का उठा सकते हैं उसके लिए तैयार हैं, इनकार नहीं करते। अब हम पीडीएम के चेयरमैन क्यों बने? तो आप इन 5 सालों का मुताला करो ना, जितनी ज्यादा जानफशानी से हमने इमरान हुकूमत की मुखालिफत की है और हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा किया है, इतनी ज्यादा मेहनत न नून कर सकी है और ना पीपल्स पार्टी कर सकी है। तो इस मेरिट के बुनियाद पर हम चेयरमैन बने और मैं तो समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब कामयाब चेयरमैन हैं। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि अदम एतमाद की बुनियाद पर किसी को हटाया गया हो। हमने ऐसा माहौल बनाया, बाहर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी, दोनों महाजों पर लड़कर, और जमहूरी प्रोसेस से हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक वजीर आजम को चलता किया। तो हम जो पीडीएम के चेयरमैन थे, हम तो उसका हक अदा किया। आने के वाले दिनों में भी कोई सियासी इत्तेहाद बनता है तो मैं पहले से लोगों को कहता हूं कि इसका चेयरमैन लाजमी तौर पर मौलाना फजल रहमान को बनाया जाए।
आने वाले दिनों में कोई भी इत्तेहाद बनता है तो उसका जो चेयरमैन है वो फिर से मौलाना फजल रहमान साहब को बनाया जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती कबीर साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।